Hi everyone, welcome back to Agri Clarity, a unit of clarity for sure where you can get all agriculture related information. In today's series of Concept Clarity, we will be covering part 2 of Diseases of Pulses. So let's get started. Okay, so इससे पहले सेशन में हमने ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम के सारे मेजर डिजीजेस कवर कर चुके थे। कुछ कुछ डिजीज बदल जैसे कि ये ड्राई रूट रॉट डिजीज, एंथ्रेक्नोज और फिर पूरी की पूरी हमारी रेड ग्राम के डिजीजेस बच चुके। तो आज हम इस सेशन में लेफ्ट ओवर डिजीजेस ऑफ ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम को कवर करेंगे। देन सारे डिजीजेस जो भी मेजर रेड ग्राम के, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पल्स है, सो इनके डिजीज को भी कवर करेंगे। ओके, Yes. In the previous session of part 1 of this series, मैंने आपको होमवर्क के लिए ये दो डिजीजेस दिए थे टू आइडेंटिफाई देम। सो द फर्स्ट डिजीज जो यहाँ पे मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया है, ये है हमारा ड्राई रूट रॉट डिजीज। ये डिजीज तीनों पल्सेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम इसे भी डिस्कस करेंगे। देन हमारा बी में मैंने आपको बोला था ये डिजीज आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये डिजीज है एंथ्रेक्नोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है ऑफ ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम। एंथ्रेक्नोज आप सबको पता होगा कि फील्ड क्रॉप्स और फ्रूट क्रॉप्स और वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसके सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस आपको पढ़ना होगा डिफरेंट वो होगा इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी एंड देन इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है बस उसी में डिफरेंस होता है, बाकी और कुछ नहीं, सारे सिम्टम्स एकदम सिमिलर है इसके। ओके, सो फर्स्ट डिजीज ऑफ दिस सेशन इज ड्राई रूट रॉट डिजीज। ओके, जिसको बोलते हैं राइजोक्टोनिया बैटाटिकोला। बैटाटिकोला इसका पिक्नेडियल स्टेज होता है मैक्रोफोमिना फेसियोलिना। फेसियोलिना, ओके। So again, I have like in previous session, I have tried to segregate the symptoms in various stages ताकि आपको पता चल सके कि इनिशियल स्टेज, लेटर स्टेज और सीवियर स्टेज में क्या होता है, और इस वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनिशियली किस प्लांट पार्ट को इम्पैक्ट हो रहा है और सीवियर इन्फेक्शन के टाइम कौन से प्लांट पार्ट को इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन ऐसे डिनोट हो सकता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज का इनिशियल सिम्टम किस पार्ट पे शो करता है, लीव्स पे शो करता है तो लोअर पे करता है कि अपर पे करता है। तो इस वजह से मैंने आई हैव ट्राइड कि सिम्टम्स आपको काफी सेग्रीगेटेड और एक प्रॉपर मैनर में आपको मिले। ओके, सो ड्राई रूट रॉट डिजीज का आप इसके नेम से ही गेस कर सकते हैं कि इसका जो रूट होता है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद वहां पे रॉटिंग एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। तो पहले हमको इंपॉर्टेंट है कि रूट की सिम्टम्स क्या होता है, पहले ये रूट सिम्टम्स हमें पढ़ना जरूरी है। तो रूट सिम्टम्स में यही हो जाता है कि पूरा रूट ड्राइड हो जाता है, जिसके ड्राई होने के बाद क्या होगा कि वो आराम से सॉइल से पुल आउट हो सकता है, और फिर वो कुछ कुछ रूट के पोर्शंस जो होते हैं वो रॉटन हो जाते हैं। तो ये इसके की या फिर पिकुलर सिम्टम्स होते हैं। ओके, फिर ये जो रॉटन टिश्यूज होते हैं इसमें क्या होता है, अब जैसे कि आपको पता है कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म के राइजोक्टोनिया में स्क्लेरोशिया बहुत ज्यादा, स्क्लेरोशिया इंपॉर्टेंस होता है, मतलब स्क्लेरोशिया की वजह से उसको राइजोक्टोनिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म का नेम मिला हुआ है। सो जहां कहीं भी आपको स्क्लेरोशिया दिख रहा है तो आपको उसको जीनस को, बल्कि आपको गेस करना आना चाहिए कि वो राइजोक्टोनिया की बात कर रहा है। सो राइजोक्टोनिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है रूट टिश्यूज में, इस वजह से वो रॉटिंग अटेंड कर लेता है। ठीक है, देन इनिशियल सिम्टम्स में क्या होता है, जैसे ही रॉटिंग हो जाता है तो जाइलम के या फ्लोएम के जो भी एक्टिविटीज है वो स्टॉप हो जाती है, तो येलोइंग और ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स अटेंड हो जाता है, फिर इवेंचुअली लीव्स गिर जाते हैं। देन लेटर सिम्टम्स में क्या होता है, स्क्लेरेशिया जो हमारा होता है वो डार्क ब्राउन कलर का या ब्लैकिश कलर का होता है, तो ये लीजन्स में फॉर्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे रूट जब पूरी तरह से रॉटन होता है तो फिर वो स्टेम के ऊपर लीजन्स जो होते हैं वो प्रोग्रेस करने लगते हैं, तो स्टेम के ऊपर भी डार्क ब्राउन लीजन्स फॉर्म हो जाते हैं। देन बाग का, जिसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्टम्स में, इसका जो स्टेम है और फिर धीरे धीरे ऊपर तरफ इसकी जो बार्क होती है वो भी शेडिंग सिम्टम्स, मतलब कि वो भी ड्राइड आउट सिम्टम्स शो करने लगता है, और विद इन अ वीक प्लांट पूरी तरह से मर जाता है। ओके, तो ये सिम्टम्स है। आपको रूट सिम्टम्स पहले पता होना चाहिए, इसमें पिकुलर सिम्टम्स क्या होता है कि लिविंग ड्राइड और रॉटन पोर्शंस, और रॉटन पोर्शंस में किसका एक्यूमुलेशन होता है, स्क्लेरेशिया का एक्यूमुलेशन होता है। देन अगर ये एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपका वाटर का एक्टिविटी, मतलब जो भी जाइलम फ्लोएम की एक्टिविटी होती है वो सारी सारी एक्टिविटी पे
पॉज हो जाएगा उसका, और आपका जो भी लीव्स होते हैं वो सब में ड्रूपिंग, और इवेंचुअली पूरा प्लांट आपका ड्राई आउट हो जाएगा। तो ये इसकी सिम्टम्स होती है। देन पैथोजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे कि आपने बताया कि ये स्क्लेरेशिया होता है, तो ये स्क्लेरेशिया जो फंगस होती है ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, इनकी सेप्टेड माइसीलियम होता है, जैसे आपको मैंने पहले से इससे पहले सीरीज में बताया कि कैसे सेप्टेड माइसीलियम दिखता है आपको विद इन मतलब कि अगर कुछ माइक्रोस्कोपिक इमेजेस के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि सेप्टेड माइसीलियम किस तरीके से दिखता है। देन डार्क ब्राउन कलर का स्क्लेरेशिया होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका पैथोजन में ये इंपॉर्टेंट है। देन पिक्निडियोस्पोर्स, इसकी कोनिडिया को पिक्निडियोस्पोर्स बोलते हैं। अगर आपको राइजोक्टोनिया का फाइलम या क्लास या फैमिली कुछ भी पता होगा तो आप पता कर सकते हैं कि पिक्निडियोस्पोर किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं पिक्निडियोस्पोर को बहुत डिटेल में इसके बाद नेक्स्ट सेशन में जब हम टेक्सोनॉमी को फाइलम वाइज कवर करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। अभी के लिए आप देख लीजिए कि, या फिर आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं कि पिक्निडियोस्पोर किस फाइलम के अंडर आता है। ओके, देन डिजीज साइकिल, जैसे कि डिजीज साइकिल में आपको पता चल गया है कि जो भी डेब्रिस होती है, जैसे कि जो रूट होती है वो एक डेब्रिस की तरह काम करती है, वो अगर वो सॉइल में रह जाती है तो वो इन्फेक्टेड डेब्रिस का इनोकुलम के थ्रू काम कर सकता है। देन अगर वो सॉइल में रह गया तो सॉइल में वो अगर रॉटन हो गए वहीं पे डिकम्पोज हो जाता है, तो वो सॉइल एक क्या हो जाता है उसके लिए एक फैकल्टेटिव पैरासाइट, मतलब कि कभी वो इन्फेक्टेड डेब्रिस में हमारा स्क्लेरेशिया प्रेजेंट हो सकता है, कभी सॉइल में हो सकता है, तो इसको फैकल्टेटिव पैरासाइट बोल सकते हैं, जो दो डिफरेंट होस्ट पे डिपेंड करता है। ओके, देन स्प्रेड क्या होता है, इसका प्राइमरी स्प्रेड हमारा इसका सीड बोन होता है और ये सॉइल बोन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, राइजोक्टोनिया, मतलब कि अगर आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि जनरली सारे राइजोक्टोनिया जो होते हैं वो सीड और सॉइल बोन होते हैं, तो यहाँ से आपको एक कॉमन फैक्टर पता चल जाता है राइजोक्टोनिया की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, तो ये सीड और सॉइल बोन दोनों होते हैं, क्योंकि सीड प्लांट लग रही है तो उस सीड में भी होता है, और फिर अगर वो सॉइल में जब हमारा रूट रॉट हो जाता है तो वो रूट जो होता है वो सॉइल के सॉइल बोन स्क्लेरेशिया फॉर्म कर देता है। ओके, देन सेकेंडरी में क्या होता है, हमारा जो ये हमारा यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कोनिडिया, ये एयरबोर्न बन जाता है। ठीक है, तो ये एयर के थ्रू भी जा सकता है और सॉइल टू सॉइल भी जा सकता है, क्योंकि सॉइल में भी डेब्रिस है। ठीक है, तो दो तरीके से सेकेंडरी स्प्रेड हो रहा है हमारा, एयरबोर्न के थ्रू भी हो रहा है और सॉइल बोर्न के थ्रू हो रहा है। आई होप आपको अभी तक बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए होंगे राइजोक्टोनिया के लिए। ये अगर ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है राइजोक्टोनिया के बहुत सिमिलर होते हैं, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस अगर आपको जैसे इसमें रूट के बारे में बात की गई है तो आपको रूट के सिम्टम्स ज़्यादा पता होना चाहिए, बाकी बेसिक पैथोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ओके, देन फेवरेबल कंडीशन राइजोक्टोनिया का ये इंपॉर्टेंट है, ये हर राइजोक्टोनिया के लिए यही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, अराउंड 30 और अबव डिग्री सेल्सियस, और प्रोलॉन्ग ड्राई सीजन्स में फॉलोड बाय इरिगेशन, तो भी ये हमारा कंडीशन के ये ये कंडीशन भी इसके लिए बहुत फेवरेबल होती है। ओके, सो ये था हमारे पैथोजन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फेवरेबल कंडीशंस के बाद। अब हम आते हैं इसके मैनेजमेंट पे। सो मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको पता है कि सिर्फ दो ही रीजंस है जिसके वजह से इसकी ये डिजीज स्प्रेड होता है, वो होता है एक सीड और एक होता है सॉइल। तो इवेंचुअली एंड अल्टीमेटली आपको सीड और सॉइल का ही मैनेजमेंट करना है। तो अगर सीड का मैनेजमेंट करेंगे तो आपको फंजीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम जिसको और थायरम हो गया, इसको आपको यूज करना होगा 4 ग्राम पर केजी ऑफ दिस सीड, या फिर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी या फिर सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, यहाँ पे ये आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स मिल गए। सो आपको ये राइजोक्टोनिया आपको ध्यान से नोट डाउन करना पड़ेगा कि इसके बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या है, मतलब कि सीड पैलेटिंग में किसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको यहाँ पे मैंने डिनोट करके दिया हुआ है कि कितने परसेंटेज कितने क्वांटिटी में यूज किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कि एक सॉइल फंगस है उसको यूज कर सकते हैं, और या फिर ये सुडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया है, इसको यूज करके हम यूज कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट करने के लिए। ओके, देन सेकेंड है सॉइल एंड ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट। तो सॉइल ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट में हम FIM का यूज कर सकते हैं या फिर ग्रीन लीफ मैन्योर, जैसे कि ग्लिरिसीडिया मैक्युलाटा, ग्लिरिसीडिया मैक्युलाटा जिसको हम मैक्सिकन लाइलैक भी बोलते हैं या फिर क्विक स्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉमन नेम है जिससे इसको
पहचाना जाता है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन लीफ मैन्योर है, इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप नीम केक को यूज कर सकते हैं @ 250 kg पर हेक्टर। ओके, सो आपको पता चल गया कि सबसे पिक्युलर इसी का मैनेजमेंट अभी तक इस सेशन में आपको मिला होगा सो फार कि सीड ट्रीटमेंट और सॉइल ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिजीज। हमारा नेक्स्ट डिजीज है रस्ट। मैंने आपको बताया था कि रस्ट डिजीज हम सब रेड ग्राम के डिजीजेस कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम कवर किया था, तो उसमें भी मैंने आपको रस्ट का डिजीज बताया था। सो अब हम उस डिजीज के रस्ट, उस क्रॉप के रस्ट को इस क्रॉप के रस्ट के साथ कंपेयर करेंगे और अच्छे से आपको याद करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो यहाँ जो रस्ट का हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है यूरोमाइसिस सिसेरिस एरेंटिनी, और वहां क्या था, यूरोमाइसिस फेसियोली टिपिका। ओके, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैंने वापस से आपके सिम्टम्स किए, चेंज किए। सिम्टम्स एग्जैक्टली रस्ट के बहुत सिमिलर है। इनिशियल में मैंने आपको बताया था कि ब्राउन पिस्ट्यूल्स बनते हैं जिसमें यूरिडोसोरी होता है, देन वो जब डार्क हो जाता है तो टेलियोसोरी वो बन जाता है। ठीक है, ये सारे जो दोनों सिम्टम्स थे वो वहां पे भी कॉमन थे, यहाँ पे भी कॉमन है। डिफरेंट यहाँ पे ये है, मैंने आपको वहां बताया था कि हमारा जो ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम में लगने वाला रस्ट है वो ऑटोशियस था, और यहाँ पे हमारा जो रस्ट है ये हेट्रोशियस है, मतलब कि दो होस्ट, ऑल्टरनेट होस्ट लग सकते हैं इसको। और सेकेंड डिफरेंस ये है कि हमने वहां बताया था वहां के पैथोजन में चारों स्पोर्स, जो यूरिडोस्पोर्स, टेलियोस्पोर, पिक्नियल, एशियल, ये चारों स्पोर्स मिलते हैं। लेकिन इस वाले रस्ट में हमें सिर्फ दो स्पोर्स मिलते हैं, यूरिडोस्पोर्स और टेलियोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर्स मैंने आपको बताया था ये विंड बोर्न होता है, तो ये आराम से विंड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, और टेलियोस्पोर होता है वो प्राइमरी लेटर स्टेज में आता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस है। मैंने आपको दोनों पल्सेस, जो अलग अलग एंटिटी की पल्सेस है, उनके कंपैरिजन में आपको बता दिया कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे डिजीज साइकिल में चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यूरिडोस्पोर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो विंडबोर्न होता है, तो वो विंड के थ्रू चला जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि ये यूरिडोस्पोर में सर्वाइव तो करता है, लेकिन लेग्यूम वीड जो ट्राइगोनेला पॉलीसेराटा हमारा क्या होता है, फेनुग्रीक, यानी कि मेथी जो होती है वो एक्चुअल में लेग्यूम क्रॉप्स के में भी जो फील्ड होती है वहां पे वीड के थ्रू लग जाती है। ओके, सो लेग्यूम क्रॉप्स में वीड अगर बोला जाए तो मेथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक होस्ट की तरह काम करता है ये रस्ट को ट्रांसमिट करने में। ओके, सो प्राइमरी स्प्रेड मैंने आपको बता चुका है कि विंडबोर्न होता है, यूरिडोस्पोर सेम उसमें भी था हमारे ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम में। वार्म टेम्परेचर लगता है। प्लीज अगर आपने इससे पहले वाला सेशन देखा होगा तो आपको टेम्परेचर पता चल गया होगा, मैंने आपको उस टाइम काफी इंपॉर्टेंट बताया था और स्टार मार्क भी किया हुआ था कि रस्ट का टेम्परेचर रेंज क्या होता है। तो अगर आपने वो सेशन अगर कवर किया है, सो आई वांट टू नो द आंसर इन द कमेंट्स बिलो। ओके, लेट्स सी कितने बच्चे अटेंटिव है अभी तक इस सेशंस को देखते वक्त। देन मैनेजमेंट में क्या है, आपको वीड होस्ट जो भी है इसको डिस्ट्रॉय करना होगा और सल्फर या स्प्रे ऑफ मैंकोजेब करना होगा। सेम वही प्रैक्टिसेस है जो उधर भी होती थी। वहां पे तो मैंने आपको ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम में रेजिस्टेंट वैरायटीज बताई थी, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन इसमें बस आपको वीड होस्ट को डिस्ट्रॉय करना है, देन जो फंजीसाइड इंपॉर्टेंट है वो सारे फंजीसाइड को यूज करना है। ओके, सो ये सारी चीजें। ओके, सो मूविंग ऑन। अब देखिए जैसे कि सेम वहां के भी डिजीज और मैंने सिम्टम्स वही रखे हुए हैं, इमेजेस वही रखे हुए हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया था रेड कलर का अपर सरफेस पे रहता है, जैसे वो थोड़ा एडवांस जो होता है टीलियोस्पोर जो होता है वो उसके बाद डार्क कलर हो जाता है, फिर ऐसे चेंजेस होते हैं। और मैंने चारों स्पोर्स का आपको यहाँ पे साइकिल बताया हुआ था जो वहां पे था, लेकिन अब अगर वहां पे 4 स्पोर्स थे और यहाँ पे 2 स्पोर्स है तो इसका मतलब सिर्फ यूरेडियम और हीलियम तक ही रहेगा। ठीक है, देन वापस ही साइकिल इधर ही ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्पोर्स के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा एस्कोकाइटा ब्लाइट। ठीक है, एस्कोकाइटा ब्लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है रेड ग्राम का, जिसको बोलते हैं एस्कोकाइटा रेबी। सो इसके सिम्टम्स देखते हैं। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स का की वर्ड होता है जिसको बोलते हैं टारगेटेड बोर्ड सिम्टम्स। ठीक है, इसके सिम्टम्स एकदम ऐसे लगता है जो एक गेम आपने देखा होगा, टारगेट बोर्ड जो हम खेलते हैं, इंडोर गेम है जो। सो उसमें जैसा जो टारगेट बोर्ड का जैसा इमेज होता है उसी तरीके से इसका भी सिम्टम का इमेज होता है। ठीक है,
तो आपको वो एक कीवर्ड याद रखने की जरूरत है। एस्कोकाइटा ब्लाइट का एक कीवर्ड होता है सिम्टम का, टारगेटेड बोर्ड सिम्टम्स, ठीक है। सो ये सारे जो ग्राउंड के अबव जो भी प्लांट पार्ट्स होते हैं उसमें लगते हैं, स्पेशली फ्लावरिंग और पॉडिंग स्टेज में लगते हैं। ओके, ये हो गया हमारा इसका सिम्टम्स। देन जैसे इसके जो स्पॉट्स होते हैं वो वाटर सोक नेक्रोटिक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो जैसे जैसे कोलेस हो जाते हैं वो एनलार्ज हो जाता है और फिर लीफ ब्लाइटिंग कॉज करता है। लीफ ब्लाइटिंग इन द सेंस आपके लीफ जो है अलग से बर्न आउट दिखेंगे, पूरा ड्राई आउट हो जाएगा और बर्निंग टाइप की, ऐसा लगेगा कि आपका लीफ किसी तरीके से जल चुका है, ठीक है। इस तरीके से दिखता है। इसमें भी पिक्निडिया जो डार्क स्पॉट होता है उसमें पिक्निडिया होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि पिक्निडिया किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो आप यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि एस्कोकाइटा ब्लाइट और राइजोक्टोनिया एक ही फाइलम के अंडर आते हैं। ओके, देन सारे लीजन्स जो होते हैं लीफलेट्स में सब जगह पे रहते हैं, इलॉन्गेटेड रहते हैं, ग्रे सेंटर रहता है, टारगेटेड बोर्ड सिम्टम्स जैसे मैं आपको आगे इमेज दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सराउंडेड होते हैं ये ब्राउनिश मार्जिन से, स्टेम्स और पॉड में भी लगते हैं और कंसेंट्रिक सर्कल्स के जैसे दिखते हैं। ओके, देन इन्फेक्शन से क्या होता है, गर्डलिंग कॉज हो जाता है, ब्रेकिंग ऑफ स्टेम, पीटियोल्स। गर्डलिंग इन द सेंस जो आपका जैसे आपका जो स्टेम होता है उसमें कैस्पीरियन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो पूरी की तरह कि वो पूरा हॉलो आउट हो जाता है, जिसके वजह से जो आपकी एक्टिविटीज होती है जाइलम और फ्लोएम वाली वो पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो जाती है। तो उसी में इसी जो फेनोमेनन होता है इसको हम गर्डलिंग बोलते हैं। सो इस वजह से गर्डलिंग भी हो जाता है, तो पूरी तरीके से आपका जब जो प्लांट होता है उसमें सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और इवेंचुअली आपका प्लांट ड्राई आउट होके ड्रूपिंग कॉज कर देता है, ठीक है। पैथोजन में ये है कि पिक्निडिया होता है, यह मैंने आपको बता दिया, और पिक्निडिया हो गया। फिर इसके बाद परफेक्ट स्टेज होता है इसका पेरिथीशिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि पेरिथीशिया किस फाइलम के अंडर आता है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन एस्कोस्पोर्स, अगर फाइलम आपको पता चल गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस्कोस्पोर्स आ रहा है, मतलब एस्कोफाइटा इसका फाइलम होगा। ओके, सो ये चीज हो गई। देन इसका फेवरेबल कंडीशन देखा जाए तो नाइट टेम्परेचर जो 10 डिग्री सेल्सियस होता है वो इसके लिए फेवरेबल होता है, और डे टाइम में 20 डिग्री सेल्सियस। एस्कोफाइटा ब्लाइट और भी सारे और भी सारे प्लांट्स पे लगता है, तो ये आपके लिए यहाँ से कॉमन है। अगर आपने यहाँ पे एक बार याद कर लिया कि इसकी नाइट और डे टेम्परेचर क्या होती है, तो आपको आगे जब भी कोई फील्ड क्रॉप डिजीज में अगर कवर कराऊंगी तो आपको डिफिकल्टी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको रस्ट का बोला है कि आपको उसकी टेम्परेचर याद करनी है, वैसे ही आपको एस्कोफाइटा की टेम्परेचर भी याद रखने की जरूरत होगी। याद जैसे कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके लिए, बस आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू में आपको बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए जाएंगे, देन आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो एस्कोफाइटा ब्लाइट के बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है। इसलिए एटलीस्ट एक नियर अबाउट रेंज आपको याद होना बहुत जरूरत है ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके। मैं इसलिए कह रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये स्लाइड में सारी चीजें याद करनी है, आपको इंपॉर्टेंट ही चीजें याद करनी है, क्योंकि एक बार आपने ये स्लाइड कवर कर लिया तो इसके बाद आपको बार बार एस्कोफाइटा ब्लाइट याद करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। बस आपको पता है कि हाँ इसकी पैथोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं, या फिर सिम्टम का रिसेम्बलेंस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन जो फेवरेबल कंडीशंस हो गई या फिर मोस्टली पैथोजन की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, डिजीज साइकिल हो गया, वो ऑलमोस्ट सारे जीनस जिसका पर्टिकुलर या सेम जीनस होता है वो सेम होता है, तो आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ बस आपके ऑप्शंस एलिमिनेशन करने में आपको हेल्पफुल हो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, ठीक है। देन रेनी वेदर विद क्लाउडी वेदर, रेन्स विद क्लाउडी वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरमीडिएट रेनफॉल होना चाहिए, तब इसका वो भी इसके लिए बहुत फेवरेबल होता है। डिजीज साइकिल में मैंने आपको बताया पिक्निडिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस या इन्फेक्टेड डेब्रिस में सर्वाइव कर सकता है और ये सीड बोर्न हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, वहां पे हमने जब पिक्निडिया के बारे में पढ़ा था वो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस और सॉइल की बात की गई थी, और यहाँ पे मैं इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस और सीड बोर्न की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चेंजेस आते हैं, आपको ऐसे कंपेयर करते करते याद करना होगा। देन प्राइमरी स्प्रेड या प्राइमरी इनोकुलम इसका होता है सीड बोर्न पिक्निडिया एंड प्लांट डेब्रिस, जो डिजीज साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंडरी स्प्रेड में क्या होता है कि एयरबोर्न होता है, ठीक है, जो हमारे पिक्निडिया होता है वो एयरबोर्न के थ्रू ट्रांसमिशन कंप्लीट कर सकते हैं, ओके।
जैसे अब ये है सिम्टम्स, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये कैसे टारगेटेड बोर्ड सिम्टम्स जैसे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल एकदम टारगेट बोर्ड या वाटर सोक लीजन्स के जैसे दिख रहे होंगे। यहाँ पे पॉट पे दिख रहा है आपको कितना किस तरीके से दिखता है ये। देन ये आपका ये हमारे जो रबी सीजन में लगने वाले पी है उसमें भी एस्कोकाइटर ब्लाइट लगता, तो मैंने उसके लिए भी आपको यहाँ पे इमेज शो कर दिया। इसका मतलब आपको रबी सीजन के पी की भी जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो यहाँ से आपको पता चल रही है। मतलब आपको एक बार में आप दो क्रॉप की डिजीज को कवर कर रहे हैं। ओके, सो ये इस तरीके से सिम्टम्स दिखता है। देन इसके मैनेजमेंट में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप रेजिस्टेंट वेराइटीज या टॉलरेंट वेराइटीज जैसे कि गौरव C235 एंड G543 ये आपको याद करना होगा। इसमें कोई आपके लिए कोई ट्रिक नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि एक बार हम सारे पल्सेस कवर कर लेंगे तो हम एक साथ सारे सबकी रेजिस्टेंट वेराइटीज को एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके लिए भी एक सेशन लाऊंगी तो उसको कवर कर लेंगे। ओके, देन आपको पता है कि डिजीज जो होती है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में सर्वाइव करती है, तो उनको डिस्ट्रॉय करना इंपॉर्टेंट है। अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारा मतलब काफ़ी हद तक हमारा मैनेजमेंट हो सकता है। देन क्रॉप रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्रॉप रोटेशन सीरियल्स के साथ करेंगे तो ये एस्कोकाइटर ब्लाइट जैसे कि आपको पता चल रहा होगा ये पर्टिकुलरली पल्सेस में लग रहा है, तो अगर हम सीरियल्स के साथ अगर हम इसका क्रॉप रोटेशन करेंगे तो इसके जो प्रिविलेंस या फिर द appropriate term I would say occurrence, yes, टाइमली अकरेंस या सीजनल अकरेंस जो होती है वो कम हो जाएगी। ओके, देन डीप सोइंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 सेंटीमीटर और डीपर अगर आप सोइंग कर रहे हैं, जो हम सीरियल्स में करते हैं जनरली, लेग्यूम्स में करते हैं हम जनरली, सो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन इंटरक्रॉप हम करेंगे सीरियल्स, ये सारे सीरियल्स होगा। एक ऑयल सीड्स का नाम दे दिया गया यहाँ पे मस्टर्ड, उसके साथ भी अगर करेंगे तो भी ये काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। अगर सीड बॉर्न हमने बोला था कि ये डिजीज जो है सीड बॉर्न है, तो हम अगर सीड को 40 to 50 डिग्री सेल्सियस के लिए एक्सपोज करेंगे, टेम्परेचर के लिए एक्सपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एस्कोकाइटर ब्लाइट जो है वो 40 to 70% तक कंट्रोल हो सकता है, मैनेज हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। अगर फंजीसाइड केमिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कार्बेंडाजिम या फिर क्लोरोथैनोलिन हम ये दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर हम सीड बोन बोला गया तो सीड ट्रीटमेंट में कार्बेंडाजिम या थाइलोम। जहां कहीं भी सीड बोन की बात की गई है वहां पे जनरली ट्रीटमेंट जो होती है अगर केमिकल की बात की जा रही है तो थायरम और कार्बेंडाजिम से होती है। तो आपको ये चीज़ अब जैसे जैसे आप डिजीज कवर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोई डिफरेंट नहीं है, आपको थायरम और कार्बेंडाजिम काफ़ी ज़्यादा याद हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है हमारा रेड ग्राम या पिजन पी का, वो होता है स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, सो सिम्टम्स जानने से पहले आपको ये पता है कि सिम्टम्स जो वायरल के सिम्टम्स होते हैं उसमें जनरली क्या होता है, हमारा प्लांट जो होता है या फिर जिसमें मोज़ेक वायरस की बात की गई है, सो उसमें क्या होता है आपको पता है कि जो हमारा प्लांट होता है वो येलोइश या इंटरवेनल क्लोरोसिस या फिर येलोइश शो करने लगता है। जैसे जैसे स्टार्टिंग में या फिर लेटर स्टेज में जो प्लांट होता है वो क्रिंकल्ड हो जाता है, कर्ल्ड अप शो करने लगता है। ये सारे मतलब मोज़ेक के ये एक सारे कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आपको एक कॉमन फैक्टर्स पता होना चाहिए कि आपका मोज़ेक में क्या होता है, येलोइश कलर्स के जैसे दिखते हैं आपके प्लांट्स, फिर क्रिंकल्ड शो होता है, लीफ कलिंग शो होती है। देन आपको बस एक पर्टिकुलर डिफरेंट चीज याद रखनी होगी, उसमें होता है उसका वेक्टर, कौन सा इंपॉर्टेंट वेक्टर है। जैसे कि हमने इससे पहले येलो मोज़ेक वायरस पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां पे एक एक्सेप्शन केस बताई थी कि वहां पे वो येलो मोज़ेक वायरस जो हमारी है वो व्हाइट फ्लाई से होती है, जनरली एफिड से होती है, लेकिन वहां पे एक्सेप्शन था कि व्हाइट फ्लाई से हो रही है। ठीक है, येलो मोज़ेक की बात करें। और यहाँ स्टेरिलिटी मोज़ेक में हम देखेंगे कि हमारा जो डिजीज का जो ट्रांसमिशन करने में हेल्पफुल है जो वेक्टर है वो हमारा होता है माइट। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो हमारा सिम्टम इस प्लांट का जो सिम्टम होता है वो सारे ग्रोथ स्टेजेस में हम देख सकते हैं। जो प्लांट जो होता है बुशी या पेल ग्रीन, मतलब कि जब येलोइश होने से पहले थोड़ा पेल ग्रीन शो होता है, उस स्टेज में आ जाता है। फिर फ्लावर ऑफ पॉट्स, वहाँ पे हमारा फॉर्मेशन नहीं होता। फ्लावर पॉट्स का की ग्रोथ होने से पहले फ्लावर पॉट्स लगने से पहले ये डिजीज उसको होने नहीं देती है, ये मेरे कहने का मतलब है। फ्लावर पॉट्स लगने नहीं देती है,
ये कहना चाहिए। देन लाइट एंड डार्क ग्रीन मोज़ेक पैटर्न बन जाता है। मैं आपको और अच्छे से अभी दिखाऊंगी, एक फील्ड का इमेज दिखाऊंगी जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किस फील्ड में मोज़ेक वायरस लगी हुई है और कौन सा फील्ड अभी उससे बचा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट क्या होता है, ये यंगर लीव्स में लगता है, ठीक है। येलो मोज़ेक वायरस हमारा जो था ओल्डर लीव्स में पहले लग रहा था, और स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस जो है हमारे यंगर लीव्स में लग रहा है। तो ये आपको मैंने यहाँ से एक डिफरेंस याद करवा दिया। सीवियर केस में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं स्मॉल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, लीव्स थोड़े थोड़े छोटे होते जा रहे हैं यहाँ पे, और जो इनके इंटरनॉड्स होते हैं वो शॉर्टेंड हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट शंटेड ग्रोथ शो कर देता है, और जो ईल्ड होता है, अब जैसे अगर 45 डेज के अंदर तक अगर लग गया ये इन्फेक्शन, तो जो आपकी ईल्ड होती है वो 95% तक लॉस हो जाती है, तो कंप्लीट स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है। स्टेरिलिटी मोज़ेक बोला गया, देखो स्टेरिलिटी का मतलब हो गया, जैसे फर्टाइल होता है एक स्टेराइल होता है। फर्टाइल अगर हम प्लांट के सेंस में फर्टाइल बोले तो फर्टाइल प्लांट कब होता है, जब उसमें फ्लावरिंग हो रही है ना, फ्लावरिंग हो रही है, पॉट फॉर्मेशन हो रहा है, आपको ईल्ड मिल रही है, तो मतलब कि आपका प्लांट फर्टाइल है। बट स्टेरिलिटी मोज़ेक में क्या होता है, ये आपके फ्लावर को ही रोक दे रही है, तो इस वजह से आपका प्लांट स्टेराइल हो जा रहा है। इसलिए इसने कहा है कि कंप्लीट स्टेरिलिटी मिल जाती है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है स्टेरिलिटी मोज़ेक, क्योंकि ये मोज़ेक वायरस जो है आपके प्लांट को स्टेराइल कर देता है, फ्लावरिंग होने ही नहीं देता। येलो मोज़ेक में तो फ्लावरिंग में भी लग जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लावरिंग में लग जाती है, तब पॉड्स भी जो लग जाते हैं वो थोड़े होते हैं, लेकिन वो श्रिवल्ड फॉर्म में होते हैं, और बहुत पुअरली उसमें पॉड्स में जो सीड्स होते हैं वो फिल होते हैं। लेकिन स्टेरिलिटी मोज़ेक ऐसे है कि आपको पॉड ही नहीं फॉर्म होने देगा, फ्लावरिंग ही रोक देगा और पॉड ही नहीं फॉर्म होने देगा, ये चीज़ है, ठीक है। देन आपका जो जैसे जो अगर कुछ में अगर सीड बन गए हैं, रेयरली थोड़े थोड़े बनते हैं, तो अगर सीड बन गए हैं तो वो जो होते हैं काफ़ी स्मॉल और श्रिवल्ड और इमेच्योर बनते हैं, ठीक है। इसकी जो सम जैसे जो वेराइटीज़ हैं जिनमें ये लग सकती हैं, मतलब ये सिम्टम शो करता है, लेकिन फ्लावर और पॉट्स दोनों नॉर्मली हो जाते हैं, जैसे कि ICP 2376, ठीक है। मतलब ये है एक ऐसी वैरायटी जिसमें स्टेरिलिटी मोज़ेक होती है, लेकिन अगर स्टेरिलिटी मोज़ेक हो जा रही है तब भी कुछ हद तक आपको नॉर्मल फ्लावर और पॉट फॉर्म करेगा। जनरली अगर इसके अलावा कोई और वैरायटी आप यूज करें तो उसमें स्टेरिलिटी मोज़ेक अगर लग रहा है तो आपका फ्लावर और पॉटिंग नहीं होगी उसमें। लेकिन अगर आप ये वैरायटी यूज कर रहे हैं, जैसे कोई रीजनल एरिया होता है जहाँ पे आप काफी वायरल डिजीज को कवर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैनेज भी करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस एरिया में क्या कर सकते हैं कि आप ऐसी वैरायटी निकाल दीजिए जो एक हद तक, जिस पर अगर डिजीज लग भी रही है तो आपको एक प्रोपोर्शनल अमाउंट तक, एक कंपनसेटेड अमाउंट का आपको उसमें फ्लावर्स और पॉड्स या ईल्ड अल्टीमेटली आपको ईल्ड मिल सके। तो साइंटिस्ट ने मतलब कि ये एक वैरायटी डेवलप की हुई है ICP 2376, जो येलो स्टेरिलिटी मोज़ेक रीजन्स पे अगर लगाई भी गई तो आपको एक कंपनसेटेड अमाउंट में ईल्ड दे सकती है। ओके, ये इसका यहाँ पे डालने का ये मतलब था मेरा। सो देख सकते हैं आप, जैसे ये ऐसे लीव्स हैं येलोइश कलर के जो मोज़ेक पैटर्न का होता है, और यहाँ पे मैंने आपको एक फील्ड का इमेज शो किया, ये रेड ग्राम का ही फील्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये पूरा एरिया अभी मतलब यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन है जिसमें येलो मोज़ेक वायरस लग रहा है, और ये पूरा पोर्शन है जिसमें मोज़ेक वायरस लगा हुआ है। तो कितना डिफरेंस है आपको, आप अलग से काफी एक डिस्टेंस से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस फील्ड में आपके स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस लग चुके हैं। ओके, देन इस डिजीज का फेवरेबल कंडीशन और डिजीज साइकिल क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिजीज जो होती है एक माइट जिसको बोलते हैं एसेरिया कजानी, ये इस माइट से लगती है, ठीक है। स्टेरिलिटी मोज़ेक का एक ये डिफरेंट है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है, वेक्टर है तो आपको पता होना चाहिए। देन जो कैसे भी तरह के ग्राम, चाहे वो पेरिनियल रेड ग्राम हो या फिर सेल्फ ग्रोन रेड ग्राम हो, मतलब सारे सोर्सेस इसके सारे के सारे रेड ग्राम इसके काफी अच्छे इन्फेक्शन के सोर्सेस हैं। हाई डिजीज जो इंसिडेंस होती है, इसके फेवरेबल कंडीशंस की बात की जाए तो हाई डिजीज इंसिडेंस जब होती है जब अगर आप रेड ग्राम को सॉर्गम या मिलेट्स के साथ इंटरक्रॉप कर रहे हैं, तो इसकी डिजीज की इंसिडेंस काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देन अगर आपको माइट का मल्टीप्लिकेशन को लिमिट करना है तो आपको कोल्ड या मॉइस्ट जो सीजन होता है उसमें जनरली अगर पिजन भी आप लगाते हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई का भी हमने बात किया था
कि वो हॉट समर्स या समर वेदर में ये जो भी सारे वेक्टर्स होते हैं इनका पॉपुलेशन काफी इंक्रीज हो जाता है। सो इसलिए आप अगर इनके पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर काफी हद तक कम करना चाहते हैं तो आप अपनी जो पल्सेस है उनका कल्टीवेशन रबी सीजन में करेंगे तो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ओके, सो वही चीज बोला गया, अगर आप हॉट समर अराउंड अगर आप कल्टीवेशन करते हैं तो आपका जो रेड माइट है, आई मीन सॉरी रेड माइट कह रही हूँ, एरिडोफाइडी माइट, इसका मल्टीप्लिकेशन काफी बढ़ जाएगा। ओके, देन इसके मैनेजमेंट वायरल डिजीजेस, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था या तो आप प्लांट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो या तो आप रेजिस्टेंट वैरायटी लगाओ बस, और इसके अलावा और कोई इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं होता। तो आप इन्फेक्टेड प्लांट को निकाल दीजिए, जैसे ही अर्ली सिम्टम्स आपको दिख जाए तब आपको उसको रग आउट करना है। देन या फिर आप टॉलरेंट वैरायटीज जैसे कि ICPL, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे काफी बार बहुत सारे मैंने एग्रीकल्चर एग्जाम्स में मैंने नोटिस किया है कि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। ICPL 87119, आशा जिसको बोला जाता है ICPL 227, जागृति बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने काफी जगह क्वेश्चन देखा हुआ है। फिर बाहर ये भी इंपॉर्टेंट है। स्प्रे ऑफ डाइक्लोफोल या फिर सल्फर माइट्स की कंट्रोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वहां पे आपको बताया था कि व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है तो आप क्या यूज करोगे, इमिडाक्लोरोपिड। और यहाँ पे अगर आपको माइट को कंट्रोल करना है तो आप क्या यूज करोगे, डाइक्लोफोल या फिर सल्फर यूज कर सकते हैं। ओके, मैं आपको कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमने उस सेशन में कितने इंपॉर्टेंट चीज कवर किए थे और इस सेशन में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट कवर किए थे। ठीक है, तो आपको दोनों सेशन देखने की जरूरत है। ऐसे ही अगर आप आगे के पैथोलॉजी के सेशंस देखोगे, मैं ऐसे ही आपको हर प्रीवियस सेशन के साथ कंपेयर करके ही पढ़ाऊंगी ताकि आपका प्रीवियस वाला भी रिवीजन होता जाए। ओके, देन नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज है, वो है विल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको 4 स्टार 3 स्टार 10 स्टार जितना स्टार देने की इच्छा आप दे सकते हो। सो ये डिजीज जो होती है हमारी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम SSP यूडम, इससे होती है। ठीक है, ये भी बहुत। देन अगर इसकी सिम्टम्स देखी जाए तो इसमें मैं 4 स्टार्स या 3 स्टार्स अगर कहने जाए तो उतने स्टार्स इसको देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि जो भी सारे विल्ट के पिकुलर सिम्टम्स हैं उनको मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में दिया। मतलब अगर आपको किसी सेंटेंस में या फिर किसी ऑप्शन में ये सारे पिकुलर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वहां पे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हम किस डिजीज की सिम्टम्स की बात करें, वो है विल्ट की। ओके, सो जैसे कि डेड प्लांट पैचेस एक पिकुलर सिम्टम है। पर्पल बैंड ऑन मेन स्टेम, मतलब कि अगर आप मेन स्टेम को कट करेंगे तो वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का दिखता है, वो अगर अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पर्पल बैंड एक बहुत पिकुलर सिम्टम है। देन वैस्कुलर डिस्कलरेशन एक बहुत पिकुलर सिम्टम है। विल्टिंग तो कॉमन फैक्टर है, वो तो होगा ही। देन क्लोरोसिस बहुत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल्टिंग में हमारा क्लोरोसिस होता है कि नेक्रोसिस होता है। सो क्लोरोसिस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विल्टिंग के एक सिम्टम में। देन रूट इन्फेक्शन। ठीक है, सो डेड प्लांट पैचेस क्या होता है कि आपका समझ लीजिए आपने एक फील्ड में कल्टीवेशन किया हुआ है तो एक पूरा उस फील्ड में एक पैच आपको दिखेगा कि पूरा ड्राई आउट हो गया है, एक पैच दिखेगा आपको कि पूरा ग्रीनरी है, पूरी ग्रीनरी तरीके से फ्लरिश है वो। सो इस तरीके से डेड प्लांट के पैचेस आपको एक आपके कल्टिवेटेड फील्ड में दिखेगा, तो उसकी बात की गई है। सो ये फील्ड किस फील्ड में, ऐसे फील्ड में दिखेगा जहां पे फ्लावरिंग के पॉडिंग स्टेज अटेन हो चुकी है और 4 to 6 वीक ओल्ड है आपका प्लांट। ठीक है, तब होगा। पर्पल बैंड ऑन मेन स्टेम, मतलब कि अगर आपने बेस से स्टेम को लिया और उसको हाफ में किया और वो उसमें आपको दिखेगा थोड़ा सा आपको मैंने आगे इमेज पुट किया, आपको दिखेगा उसमें, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से दिखता है। तो थोड़ा डार्किश कलर का हो जाता है। जब वो आप उसको उस मेन स्टेम को यूवी लाइट के नीचे रखेंगे तो थोड़ा पर्पलिश दिखेगा, एकदम वाइब्रेंट पर्पल तो नहीं दिखेगा लेकिन उस टोन में दिखेगा, तो इसलिए उसको पर्पल बैंड ऑन मेन स्टेम कहा गया है। फिर वैस्कुलर डिस्कलरेशन, मतलब कि जो भी आपके स्टेम के नियर अबाउट जो भी वैस्कुलर टिश्यूज है वो सब डार्किश हो जाएंगे। देन वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएंगे, जिसके बाद वो उसमें ब्राउनिश कलर का डिस्कलेशन दिखेगा, तो उसको वैस्कुलर डिस्कलेशन बोला है। विल्टिंग बोला गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा विल्टिंग। विल्टिंग में मैंने यहाँ पे अब एक हाईलाइट किया हुआ है पार्शियल विल्टिंग। पार्शियल विल्टिंग होता है और एक टोटल विल्टिंग होता है। पार्शियल विल्टिंग मतलब कि जब आपका रूट के लैटरल रूट का एक मेन स्टेम होता है, देन उसके लैटरल रूट्स होते हैं। अगर लैटरल रूट में इन्फेक्शन हो रहा है तब आपका प्लांट विल्टिंग कॉज करेगा, पार्शियल विल्टिंग कॉज करेगा। आई मीन टू से पार्शियल विल्टिंग कॉज करेगा। लेकिन आपका जब रूट का मेन स्टेम भी पूरा वो हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उससे टोटल इन्फेक्शन कॉज करेगा।
ठीक है, टोटल विल्टिंग कॉज करेगा, ये हो गया। तो हमारा जो इसमें रेड ग्राम में लगने वाला विल्ट है वो पार्शियल विल्टिंग कॉज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की सिम्टम है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। देन क्लोरोसिस में क्या होगा, येलोइंग ऑफ लीव्स हो रही है तो येलोइंग हो जाएगा, फिर आपका प्लांट जो होता है टर्जिटी शो करेगा एंड अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा उसमें। देन देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने पार्शियल विल्टिंग और टोटल विल्टिंग को अलग से डिनोट किया हुआ है कि आपका जो रूट होता है पार्शियल विल्टिंग से स्टार्ट होता है हमारा जिसमें लैटरल रूट इन्फेक्शन होता है। देन टोटल विल्टिंग में क्या होता है, सारा कंप्लीट टैप रूट इन्फेक्शन, मतलब कि मेन स्टेम ही आपका इम्पैक्ट हो जाता है। सो उसको कहते हैं हम टोटल विल्टिंग, ठीक है। सो पैथोजन हमारा क्या होता है, इसमें दो तरह के कोनिडिया मिलते हैं। जो आपको पता होगा कि जो विल्ट होता है हमारा उसमें दो तरह का कोनिडिया मिलता है, एक होता है मैक्रोकोनिडिया, एक होता है माइक्रोकोनिडिया, ठीक है। सो ये दो विल्ट का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों कोनिडिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये इसके स्पोर्स को क्या बोलते हैं, क्लेमिडोस्पोर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मतलब विल्ट किसी भी जगह की किसी भी प्लांट की विल्ट की बात की जाए तो उसमें ये दोनों चीजें कॉमन होते हैं, एक उसके दो कोनिडिया होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो, और जो उसके स्पोर उसको होते हैं उसको क्लेमिडोस्पोर्स बोलते हैं। तो यहाँ से आपको एक कॉमन फैक्टर सारे विल्ट डिजीज के पता चल गए, ओके। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से, ये मैंने आपको बताया था मेन स्टेप को आपको कट करेंगे तो इस तरीके से वैस्कुलर डिस्कलरेशन दिखेगा, और अगर लाइट यूवी लाइट के नीचे लेके जाएंगे तो पर्पलिश टाइप का दिखेगा। ये एक हेल्दी प्लांट है, ठीक है, और ये एक विल्ट अफेक्टेड प्लांट है। तो उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो कैसे दिख रहा है ये आई मीन विल्ट के सिम्टम्स। ये वापस से ये हेल्दी प्लांट है, ठीक है, ये हेल्दी प्लांट है और ये आपका विल्ट इम्पैक्ट प्लांट है, ठीक है। आप डिफरेंस देख सकते हो किस तरीके से रूट में कैसा उसका रूट सिस्टम है और मेन स्टेम किस तरीके से दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हो मेन स्टेम एकदम थिन और एकदम ड्राई आउट हो चुका है, और रूट भी पूरी तरीके से इन्फेक्शन हो चुकी है, तो उसके रूट जो लैटरल रूट्स है वो सब भी एकदम ड्राई आउट होके गिर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका विल्ट का सिम्टम दिखता है। विल्ट की फेवरेबल कंडीशन डिजीज साइकिल की बात की जाए तो ये जनरली जो होता है हमारा विल्ट, ये मोनोक्रॉपिंग या फिर रेटोनिंग जब हम करते हैं किसी क्रॉप का तो उसमें इसका इम्पैक्ट जो होता है काफी इंक्रीज होता है। जो क्लेमिडोस्पोर होता है एक्चुअली में वो सॉइल में रह सकता है, सॉइल में काफी टाइम तक रह सकता है। इस वजह से क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग आप बार बार करोगे या फिर रेटोनिंग करोगे तो वो सॉइल में जो हमारे स्पोर्स प्रेजेंट है उसकी वजह से हमारा विल्ट जो है वो वापस से काफी सीजन बाय सीजन अकरेंस होता रहेगा उसका, ठीक है। और सीवियर इंसिडेंट्स जैसे वर्टिसोल्स या एल्फीसोल्स, ये सारे आई मीन वर्टिसोल्स में ज्यादा होता है, ठीक है। जो भी हमारे वर्टिसोल्स मतलब ब्लैक सॉइल हो गए उनमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्फीसोल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपके लिए विल्टिंग के लिए अगर पूछा जाए कि कौन से सॉइल में प्रोमिनेंट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि विल्टिंग हमारा वर्टिसोल्स में इंपॉर्टेंट मतलब कि प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और मोनोक्रॉपिंग और रटूनिंग से भी होता है। तो ये दो आपको कॉमन फैक्टर यहाँ पे मैंने आपको बता दिए विल्टिंग के फेवरेबल कंडीशंस में। ये विल्टिंग के जो फेवरेबल कंडीशन है हर विल्टिंग के लिए कॉमन है। हर विल्टिंग के टाइम जब हम हर जगह किसी भी क्रॉप का विल्टिंग हम जब पढ़ेंगे तो मैं बार बार आपको ये दोनों फैक्टर को रिवाइज करवाऊंगी, ओके। देन सॉइल टेम्परेचर जो होता है अगर 17 to 25 डिग्री सेल्सियस है, अगेन इसका टेम्परेचर आके हर डिजीज के से रस्ट का हमने आई मीन रस्ट के लिए हमने डिजीज पढ़ा, अभी एस्कोकाइटाप्लाइट के लिए डिजीज के लिए टेम्परेचर पढ़ा हमने, और अभी विल्ट के लिए पढ़ा। अभी तक हमने 3 डिजीज के कॉमन टेम्परेचर पढ़ चुके हैं जो इनके लिए फेवरेबल होती है। तो ये 3 डिजीज का आपको याद रखना है, ओके। देन जो इसका मोड ऑफ स्प्रेड या सर्वाइवल कहा जाए तो सीड से सॉइल बोर्न होता है, क्योंकि अगर आप सीड अच्छी तरीके का नहीं लगा रहे हो जिसमें ऑलरेडी आई मीन जैसे आई मीन मोनोक्रॉपिंग आप बार बार कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो नेक्स्ट प्लांट का जो ईल्ड निकलेगा उसमें भी ये प्लांट की स्पोर्स मिलेंगे, तो वो सीड बॉर्न हो जाता है। और सॉइल बॉर्न मैंने आपको बताया क्लेमिडोस्पोर्स होता है वो काफी टाइम तक या काफी पीरियड तक सॉइल में रह सकता है, तो वो सॉइल बॉर्न हो जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके सर्वाइवल और स्प्रेड के लिए। देन स्टबल्स को अगर आप नहीं निकालते हो फॉर 3 years तो भी ये फंगस रह सकता है, क्योंकि रूट में है तो आई मीन इसकी जो इन्फेक्शन होती है वो रूट में ज्यादा दिख रही है, तो इस वजह से वो काफी टाइम तक रह सकता है। स्टबल्स निकालना जरूरी है। देन क्लेमिडोस्पोर मैंने आपको बताया कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्लेमिडोस्पोर के थ्रू होता है, क्योंकि ये सॉइल में रहता है, ये काफी टाइम तक डोमिनेंट रह सकता है, और सेकेंड और सीड कॉन्टामिनेशन की वजह से भी होता है। और सेकेंडरी क्या हो गया, अगर आप इरिगेशन वाटर
या फिर ऐसे फार्म इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हो जैसे आप काफी ज्यादा डीप प्लगिंग कर रहे हो और वही डीप प्लगिंग के थ्रू मतलब आप स्टबल्स नहीं निकाल रहे हो, बस आप डीप प्लगिंग करके स्टबल्स को ऐसे ही फील्ड में छोड़ दे रहे हो ताकि वो ड्राई आउट करके फिर आप उसको वापस से जब प्लगिंग करोगे तो एक तरीके से डिकम्पोज करने के तौर पे, तो वो भी एक सेकेंडरी स्प्रेड के थ्रू काम करेगा। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्राइमरी स्प्रेड में आपका क्लेमिडोस्पोर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सॉइल में काफी टाइम तक डोमिनेंट रह सकता है, और सीड भी जो होती है वो भी हमारी प्राइमरी स्प्रेड में स्प्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होती है या फिर प्राइमरी इनोकुलम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडरी स्प्रेड में मैंने बताया कि इरिगेशन वाटर के थ्रू भी सारे स्पोर्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, और फार्म इम्प्लीमेंट्स, अगर आप फार्म काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हो फार्म इम्प्लीमेंट्स, तो भी हमारा जो स्टबल्स होता है या फिर अगर सॉइल में कोई प्रोपग्यूल रह गया है वो भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। ओके, देन मैनेजमेंट में विल्ट के लिए आप कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या कर सकते हो, आप मैंने बताया कि मोनोक्रॉपिंग या फिर सॉर्गम के साथ अगर आप मोनोक्रॉपिंग या फिर रटूनिंग कर रहे हो तो ये आपका जो विल्ट है वो बार बार अकरेंस होता रहेगा, इसलिए आप क्या कर सकते हो लॉन्ग क्रॉप रोटेशन, मतलब 3 साल तक तो डोमिनेंट रह रहे तो आपको 3 साल के अराउंड तक क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए विद टोबैको या सॉर्गम या फिर कैस्टर के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप सक्सेसिव कल्टीवेशन मतलब मोनोक्रॉपिंग बार बार उस फील्ड में लगाने के लिए अवॉइड करेंगे तो भी एक बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो जाएगा। आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं अगर सॉर्गम के साथ, जैसे हमने यहाँ पे अभी अभी आपको बताया कि आप रोटेशन अगर कर रहे हो सॉर्गम के साथ तो भी हेल्पफुल है। देन सॉइल सोलराइजेशन, जैसे आपको मैंने टेम्परेचर बताया अभी, फेवरेबल टेम्परेचर क्या है 17 टू 25 डिग्री सेल्सियस, अगर आप उससे ज्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड सॉइल को सोलराइज कर रहे हो तो भी आपका इनोकुलम काफी हद तक मैनेज हो जाएगा, और आपका डिजीज स्टबल्स को भी आपको रिमूव करना है क्योंकि स्टबल्स भी एक इन प्राइमरी जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी इनोकुलम में बहुत इंपॉर्टेंस है उसका स्टबल्स का, तो ये भी एक चीज हो गई। ठीक है, फिर होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस में आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंट वैरायटीज जो यहाँ पे मैंने आपको वापस से बताया, आशा अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले विल्ड से पहले हमने जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी पढ़ी थी किसकी उसकी पढ़ी थी स्टेलिटी मोज़ेक की, तो उसमें भी आया था हमारा आशा, तो एक कॉमन आपको यहाँ से मैंने आपको बता दिया आशा यहाँ पे भी है। फिर मारुति, लक्ष्मी, दुर्गा, PRG 100, PRG 158, ये सारी रेजिस्टेंट वैरायटी जिसको आप यूज कर सकते हो विल्ड के लिए। मुक्ता, प्रभा, शारदा, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये इन सारों को आप यूज कर सकते हो विल्ड को कंट्रोल करने। ये जो ऊपर की सारी है ये सब तो रेजिस्टेंट वैरायटी है। ओके, और ये जो मुक्ता, प्रभात और शारदा है ये सारे हमारे पार्शियल रेजिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टेलिटी मोज़ेक में भी एक ICPH एक वैरायटी थी जिसको हम पार्शियली रेजिस्टेंस लेने के लिए, मतलब कि आप जैसे स्टेलिटी मोज़ेक वाली जगह पे आप लगा रहे हो तो पार्शियल रेजिस्टेंस लेने के लिए लगा सकते हो, मतलब कि एक हद तक कंपनसेटेड यील्ड लेना चाहते हो आप तो आप लगा सकते हो। तो वैसे ही ये भी है मुक्ता, प्रभात और शारदा। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट में सी ट्रीटमेंट की बात की गई तो वही कॉमन हो गया आपका थायरम और कार्बेंडाजिम, और स्प्रे कर सकते हो आप कार्बेंडाजिम या क्लोरोथैनोलिन से। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है वीट के लिए। और सी ट्रीटमेंट अगर आपको बायो कंट्रोल एजेंट से करना है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, या फिर आप मिक्स कर सकते हो ट्राइकोडर्मा विरिडी को FIM के साथ सॉइल में, तो भी एक इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कर सकते हो ट्राइकोडर्मा विरिडी। इससे पहले मैंने एक और सेशन इससे पहले और स्लाइड्स में मैंने किस डिजीज में आपको बताया वो आपको आई गेस समझ में आ गया होगा, तो आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये था आज का हमारा सेशन। इसके साथ हमने सारे रेड ग्राम और ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम के सारे डिजीजेस कवर कर चुके हैं। अब इसके आने वाले सेशन में हम और मेजर डिजीजेस जो भी न्यूज में आ रहे हैं, आई वांट टू से जो भी क्रॉप्स न्यूज में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड डिजीजेस कवर करेंगे, ताकि एक साथ आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर हो जा रहा है, आपका न्यूज भी कवर हो जा रहा है, और आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक पर्टिकुलर क्रॉप को कवर कर पाते हो। ठीक है, सो आज के सेशन से रिलेटेड मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए, सो आई वुड लाइक every student watching this session so far to answer these questions in the comments below. I'll discuss the answer in detail in next session. Okay, so the first question is, which of the following condition may most favor the spread of sterility mosaic disease? So here are the options like hot and dry summer, wet and cloudy weather, early winter with fog, warm and humid climate during early crop stages, low soil moisture and high light intensity. Okay, so the second question is, which pathogen causes fusarium wilt in pigeon pea? So here
Here are the options. You can choose the right option from here. The next question is, which of the following is not a management strategy for Fusarium build? Okay. So the options are use of rest time variety like ICP 8863 and BDN2, deep plugging, summer plugging, crop rotation with non-host like sorghum, foliar spray of mancozeb, seed treatment with Trichoderma viride. Okay. Then last question is, what is the typical appearance of leaf lesions caused by ascochyta blight? Okay, circular spots with concentric rings, targeted board appearance, irregular dark brown patches with yellow halo, white powdery coating, small pinhead sized black spots, or angular purple lesions. Okay. So please answer these questions in the comments below, and don't forget to denote the question number along with your answers. So this all this was all in this session. I would like to say that please जो भी students हमारे sessions को आज अभी तक अच्छे से cover कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार आप हमारी टेस्ट सीरीज जो हमने AFO के लिए लॉन्च की है ऑन द पोर्टल ऑफ क्लैरिटी फॉर श्योर, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. हमने सारे डिटेल्स वहाँ पे डाला हुआ है इन सीरीज के बारे में. वी हैव also provided the master notes for all the subjects important for AFO. You can check the sample notes over over our website, and you can join our Telegram channel, which is Agri for You, which is a unit of Agri Clarity. Clarity for Sure, जहाँ हम daily detail cards post करते हैं on particular topics. And we have also provided the weekly tasks for you so that आपको पता रहे कि आप वीक में किस तरीके से टारगेट्स को कवर कर रहे हैं, हम कौन कौन से क्वेश्चंस या फिर किस तरीके से सेशंस लाने वाले हैं, वो सारे तरीके से हम सब चीज़ वहाँ टेलीग्राम में पोस्ट करते हैं. सो आई वुड लाइक एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू join our Telegram channel. And if any queries or any doubts you all have, please feel free to ask them in the comments below, or you can ask them in the discussion portal of our website on our present on our website. So that's all for today's session. Have a nice day. Thank you.